हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले फिजिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर 1 का। ठीक है, तो आज टॉपिक यहाँ देख रहे हैं वस्तु तथा उसके परफ्यूम का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले इससे पिछला वाला लेक्चर में हम आपको एक चीज़ बताए थे। वो चीज़ क्या था कि ये ऐसा था, ये ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ये नॉर्मल था, अभिलंब था, ये आपतित किरण था, या परावर्तित किरण था। ठीक है, और ये दोनों के बीच, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर कि बताइए आपतित किरण, आपतित किरण, इतना लिख के क्या टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसे बताते हैं। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच कुल कोणों का योग कितना होगा? तो कुल कोणों का योग क्या होगा? आपतित किरण ये है, ये आपतित किरण है। आपतित किरण को हम मान लेते हैं ए, ठीक है। ये परावर्तित किरण को मान लेते हैं बी। यानी कि अगर कोई पूछे ए और बी का बीच का टोटल कोण का योग कितना होगा, सम पूछ रहा है ना। ए और बी क्या है? ये आपतित किरण है। ए क्या है यहाँ पर? ए आपतित किरण है, ठीक है, आपतित किरण है, और बी परावर्तित किरण है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर कोई पूछे कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोणों का योग कितना होता है, तो वो हम आपको पिछला वाला लेक्चर में बता चुके हैं कि इतना होता है। ठीक है, कितना होता है? तो ये देखिए, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण है, इसके बीच का कोण ये है और ये है। और ये वाला एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, ये वाला एंगल को बोलते हैं एंगल आर। एंगल आई को बोलते हैं आपतित कोण, आपतन कोण। एंगल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो एंगल ए एंड बी के बीच का कोण जो होगा वो हमारा होगा एंगल आई प्लस एंगल आर, यानी कि ये होगा। ठीक है, समझ आ गया। और ये भी हम परावर्तन के दूसरे नियम से, क्या था चैप्टर का, परावर्तन के दूसरे नियम से हम ये भी बताए थे आपका एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है। ये आपको बताए थे। बस इसी कॉन्सेप्ट पे यूज करते हुए एक चीज और हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन एक, इसको पहले मिटाते हैं। एक आपका सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि अगर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण अगर 70 डिग्री है, कितना है? 70 डिग्री है। ये 70 डिग्री क्या है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, यानी कि ये वाला जो थीटा जो है, ये थीटा जो दिख रहा है, ये वाला टोटल थीटा, ये आपको कितना है? 70 डिग्री है। तब आपको पूछ रहा है, तब आपको अगर पूछे एंगल आई बराबर वाट, तो आपको क्या बताएगा? देखो सीधा सी बात है कि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, तो अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर है तो ये 35 होगा, ये 35 होगा, तब ये 35 होगा, ये 35 होगा, तब ना दोनों मिला के 70 होगा, क्योंकि दोनों मिला के 70 होगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप लोग कि हमको पता है क्या है, एंगल आई प्लस एंगल आर क्या होता है? 70 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं, हो सकता है कि पूछ दे। ठीक है, तो आपको पूरा नया क्वेश्चन, ये बहुत नया क्वेश्चन है, कोई नहीं करवाया होगा आपको, हम बता रहे हैं, ये बात हम बता रहे हैं आपको, कोई नहीं करवाया होगा। ये बात का अगर आपने देख रहे हैं लेक्चर, तो ये क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे होंगे। पूरा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखिएगा हम प्रश्न से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या आया? एंगल आई प्लस एंगल आर, मतलब क्वेश्चन में भाई दिया हुआ है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का टोटल कोण 70 डिग्री है। तो इसका कहने का मतलब क्या आ गया कि प्रश्न से एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर 70 डिग्री। यहाँ पर लिखना आप परावर्तन के दूसरे नियम से, यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, लाइन अगर आ गया क्वेश्चन तो अच्छे से बनेंगे ना, अगर क्वेश्चन आया तो उसको अच्छे से बनाना है। तो यहाँ पर लिखना परावर्तन के दूसरे नियम से। परावर्तन के दूसरे नियम के क्या कहता है कि एंगल आई जो होगा वो आपका एंगल आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर एंगल आई एंगल आर के बराबर है, अगर 5 जो है वो, ये छोड़िए, ये कुछ रखिए, एंगल आई अगर एंगल आर के बराबर है तो एंगल आर को हम लोग एंगल आई के बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या? या फिर एंगल आई को हम लोग एंगल आर के बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एंगल आई प्लस एंगल आर बराबर 70 डिग्री। यहाँ पर एंगल आई एंगल आर के बराबर है। ठीक है, ये एंगल आई को ऐसे ये रहने देते हैं, ये एंगल आई को, ये एंगल आर को एंगल आई लिख देते हैं। एंगल आर बराबर एंगल आई है, तो एंगल आई यहाँ पर पुट कर देंगे, 70 डिग्री आ गया। तो यहाँ से हमारा आ गया 2 एंगल आई बराबर 70 डिग्री। तो एंगल आई निकल गया आपका 35 डिग्री। और इसको यहाँ पर इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, यहाँ समीकरण जैसे पुट कीजिएगा, एंगल आर बराबर 35 डिग्री आ गया। ये तो हम आपको तब बताए थे एंगल आई बराबर एंगल आर करना है, जिसका दिमाग तेज है वो एंगल आई बराबर 35 डिग्री यही निकाल लीजिए। ये आपको तब करना है जब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे। लेकिन अगर आपको सब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्टली आपको एंगल आई बराबर 35 डिग्री एंगल आर बराबर 35 डिग्री ऐसे करके नहीं निकलना है, तो हो सकता है नंबर आपको मिले ही ना। ऐसा प्रोसेस करके लिखना है, प्रश्न से लिखना है एंगल आई प्लस एंगल आर 70 डिग्री, एंगल आई प्लस एंगल, उसके या फिर परावर्तन के दूसरे नियम से क्या करना। ठीक है, या फिर ऐसा भी आप यहाँ पर पहले दिया
दिया गया है लिखिएगा, उसके बाद फिर ये जो जो दिया गया है वो लिखिएगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अब एक और चीज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्या। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे आपतित किरण आ रहा है और किसी सतह से टकरा के, यानी कि ये जो सतह जो था ना, ये सतह इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। अभी हमको याद आया, परावर्तक सतह से टकरा के वापस जा रहा है वापस जा रहा है, ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था, फिर यहाँ नॉर्मल था, ऐसा ही था। लेकिन वो तो था आपका प्रकाश का परावर्तन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो वो चीज हम आपको बता दिए थे, किसी बिंदु ये इसको क्या बोलते थे, किसी वस्तु से, किसी बिंदु स्रोत से आती है प्रकाश की किरणें, जब किसी सतह से हम बोले थे ना, वहां पर किसी सतह की जगह किसी परावर्तक सतह कर दीजिएगा। किसी परावर्तक सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में लौट, पुनः उसी रास्ता में लौट जाता है जिस रास्ते से वह आ रहता है, वो आ रही होती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। ये बात तो आपको क्लियर था। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले यहाँ से रे आता था, ये कहा था, ये यहाँ से लाइट आता था, यहाँ से लाइट आता था, ऐसे होता था, फिर ऐसे जाता था, फिर बीच में नॉर्मल रहता था। लेकिन अगर सोचो कि लाइट जो है ना नॉर्मल की जगह हो, ये दोनों हो ही ना, डायरेक्ट नॉर्मल हो, ये दोनों हो ही ना। अगर सोचो ऐसा, लाइट तो पहले यहाँ था, लेकिन अगर लाइट यहाँ रख दे नॉर्मल की जगह, तो क्या होगा, तो ये सुनो, तो क्या होगा, यहाँ पर वो हम बता रहे हैं। अगर लाइट यहाँ होता, अगर लाइट यहाँ पे होता, ठीक है, कहाँ पे, नॉर्मल के जगह, तो क्या होता, या का नॉर्मल है, तो क्या होता, पहले क्या होता था, प्रकाश आता था फिर जाता था, ठीक है। लेकिन आना जाना का काम यहाँ भी होगा, लेकिन कैसे होगा वो बता रहे हैं। पहले आना और जाना के बीच में नॉर्मल रहता था, लेकिन इस बार नॉर्मल में सब चीज होगा, नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपतित किरण भी नॉर्मल रहेगा, ये आपतित किरण भी नॉर्मल रहेगा, परावर्तित किरण भी नॉर्मल रहेगा। कहने का मतलब क्या कि अगर प्रकाश का किरण ऐसे जा रहा है, ये जो सतह है, यहाँ टकराने के बाद फिर पुनः इससे या फिर ऐसे नहीं जाएगा, ये वापस वहीं चल जाएगा जिस रास्ते से वो आ रहा होता है, ठीक है। जिधर से आ रहा था उधर चल जाएगा, मतलब यही जो आपका नॉर्मल है, यही जो आपका अभिलंब है, यही आपका आपतित किरण भी है, यही आपका परावर्तित किरण है। जरा ये बताना कि यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण का मान कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। जब भी लंबवत आपतन होगा, ये क्या हो रहा है, लंब हो रहा है ना, पूरा लंबवत हो रहा है ना, वैसे भी अभिलंब को हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब भी बोलता है इसको। लंबवत आपतित हो रहा है, आपतित मतलब आपतित हो रहा है ना, आपतित पहले कैसे होता था, आपतित ऐसे होता था, ऐसे आपतित हो रहा था ना, ये आपतित किरण है तो आपतित ऐसे हो रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब अभिलंब भी आपतित है, तो अभिलंब भी आपतित है, तो ये आपतित ऐसे हो रहा था, अब आपतित ऐसे हो रहा है, अब आपतित ऐसे हो रहा है, और आपतित जहाँ हो रहा है फिर परावर्तित भी ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बता दें, अगर कभी भी लंबवत आपतित हो तो वहां पर कोणों का मान 0 डिग्री हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग नोट करके लिख दीजिए, ठीक है। ये चीज आपको बता दिए कैसे क्या होता है, लेकिन आप यहाँ पर नोट डालिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, जब भी प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी, जब भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से, जब भी प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से लंबवत आपतित होगी, तब उस स्थिति में, अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है, तब उस स्थिति में कोणों का मान 0 डिग्री होता। ये पॉइंट आप स्टार डाल के नोट कर लीजिए, हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पूछे, VBI लगा लीजिए, ठीक है। लंबवत आपतित होते हुए समय क्या होता है, कोणों का मान 0 डिग्री होता है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, पूछा भी गया है, ऐसा कुछ पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। हमारा टॉपिक जो था वो था वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब। तो वो आप शुरू करते हैं, जिसको लिखना है वो उसको लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको मिटाते हैं।
हमारा अब आते हैं टॉपिक पे। हमारा जो एक्चुअली में टॉपिक जो था वो टॉपिक था वस्तु और उसके प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु होगा, ठीक है। अब देखो कोई किसी का भी जो इमेज, प्रतिबिंब को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं इमेज। देखो जब भी तुम कैमरा से जो अगर फोटो खींचते हो, कैमरा से जो अगर फोटो खींचोगे तो ये मान लो कैमरा है, ठीक है, ये कैमरा है, और यहाँ से तुम जो फोटो खींचोगे, यहाँ से तुम इसका फोटो खींचोगे तो सामने में कुछ होगा तभी तो फोटो खींचोगे। सामने में मान लो ये कुछ भी है, ठीक है, हमको ड्राइंग वगैरह नहीं आता, ये कुछ भी है, ठीक है, सामने में। तो ये जो कैमरा जो है और ये सामने में कुछ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये कैमरा के लिए ये चीज़ क्या हुआ, तुम्हारे लिए ये कुछ भी हो, तुम्हारे लिए ये ट्री भी हो सकता है, कुछ भी है, मान लीजिए अगर ये ट्री है तो तुम्हारे लिए ये ट्री हुआ। लेकिन अगर बात करें कैमरा के लिए क्या हुआ तो वो होगा ऑब्जेक्ट। और जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट से हम लोग का बन जाएगा इमेज। इमेज जिसको बोलते हैं प्रतिबिंब, वस्तु का ही प्रतिबिंब बना, ऑब्जेक्ट का ही प्रतिबिंब बना, इसी को बोलते हैं, इसी मतलब हमेशा कभी भी प्रतिबिंब पाने के लिए ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट पाने के लिए प्रतिबिंब होना, ये बात तो क्लियर है आपका, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मतलब यानी कि वस्तु होता क्या, ठीक है। वस्तु एक्चुअली में होता क्या है। वस्तु होता है दो तरह का वस्तु होता है, शायद एक तो दृश्यमान वस्तु होता है जो कि आपका एनसीईआरटी में है, दृश्यमान, एनसीईआरटी नहीं, वो जो है आपका भाषिक वर्ण उसमें है। दीप्तिमान वस्तु है पहला, और एक तो अदीप्तिमान वस्तु, प्रदीप्तिमान वस्तु है, प्रदीप्त वस्तु और दीप्तिमान वस्तु तथा अप्रदीप्त वस्तु है टॉपिक का, ठीक है। दीप्तिमान वस्तु, प्रदीप्त वस्तु है, यहाँ पर आता है प्रदीप्त वस्तु और एक आता है अप्रदीप्त वस्तु। सिंपल सा चीज है, कुछ है नहीं, बस हम यहाँ प्रदीप्त वस्तु क्या है, जो प्रकाश, जिसके पास अपना प्रकाश है, जो प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, जहाँ से प्रकाश आ रहा है उसको बोलेंगे, मतलब सिंपल सी बात है, जो प्रकाश प्र है ना, यहाँ से प्रकाश याद रखना है, इसे बात जिसके पास कुछ प्रकाश होगा ना उसको बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु। जैसे कि मान लीजिए कि एक बल्ब है, ठीक है, सन हो गया, हाँ, और एक चीज याद आया अभी, हम सन के बाद यहाँ मून लिखने वाले थे, वो सबसे बड़ा गलती होता है। मून के पास तो आप सब बोलेगा लाइट तो होता है, लेकिन मून के पास एक्चुअली में उसका अपना लाइट नहीं होता। अपना लाइट होगा तभी यहाँ प्रदीप्त वस्तु में आएगा। मून के पास अपना अगर लाइट होता ना तो यहाँ प्रदीप्त वस्तु में उसको रखते हैं। अपना लाइट कहने का मतलब इसके पास जो है ना, तो बोलेगा तो कहाँ से इसके पास लाइट आता है, तो लाइट जो होता है वो सन का जो होता है ना, वो रिफ्रैक्शन, जो परावर्तित, जैसे कि तुमको पता है ना, परावर्तित होता है ऐसे करके, ऐसे जाता है, तो वो सन का जो रे जो निकलता है उससे परावर्तित होकर के तब इसमें लाइट मिलता है, ताकि ये हमको रात में लाइट लगता है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये जो है ना, हम लोग को ओरिजिनल इसके पास अपना लाइट नहीं, सबको लगता है मून से निकल जाता है, मून का लाइट होगा, एक्चुअली मून का लाइट नहीं होता है। तो ये मून इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। बाकी तुम जो लेना है तो ले लो, ठीक है। बाइक का जो हेडलाइट होता है वो होगा, ठीक है, बाकी सब चीज़ होगा। जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसको प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ दे, ठीक है, बहुत कुछ ऐसा है कि जो पूछ सकता है, ठीक है। अब आते हैं अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु आप जानते होंगे अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। अ मतलब क्या हुआ, प्र मतलब हम तुमको क्या बताते हैं, प्रकाश याद रखने। अप्रकाश मतलब दीप्त नहीं पड़े तो अप्रकाश ही नहीं कहा ना, जो मतलब अ मतलब क्या हुआ, नहीं। किसी भी वर्ड के पहले अगर अ लग जाता है तो उसका मतलब होता है नहीं, ठीक है। अप जहाँ लग गया तो उसका मतलब हुआ नहीं। तो प्रकाश जो उत्पन्न नहीं करता है तो उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु, ठीक है। प्रकाश जो उत्पन्न नहीं करता उसको कहेंगे अप्रदीप्त वस्तु। जैसे आप बता, अब तुम बोलेगा इसका एग्जाम्पल बताने, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुमको पेन हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, बुक हो जाएगा, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है तो सब एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ प्रकाश उत्पन्न करता है तो प्रदीप्त वस्तु, प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है तो अप्रदीप्त वस्तु। बस यही सिंपल सा चीज़ था और कुछ नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु का बनता है। प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है, ये चीज आपको याद रखना है। प्रतिबिंब बनने के लिए जो है ना वस्तु का होना आवश्यक है। प्रतिबिंब होने के लिए वस्तु का होना आवश्यक है। और एक चीज जानते हैं हम, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, ये चीज अभी आपको हो जाएगा।
मान के चलो कि ये आपका कैमरा है, कैमरा है, ठीक है, कैमरा है, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैमरा के सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो कैमरा के सामने ऑब्जेक्ट है, यहाँ कोई आदमी है, इसके लिए ये क्या हुआ, इसके लिए ये इमेज हुआ, मतलब हमारे लिए तो ये इमेज ही हुआ ना, ऑब्जेक्ट तो कैमरा मान रहा है, और हम लोग का कैमरा कौन है, आँख है, ठीक है। अब वैसे आँख जो है ना, सेकंड चैप्टर शायद आपका आँख ही है, आँख के बारे में अगले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ेंगे, वो बाद में बात करते हैं। यहाँ जो अगर बात करें हम, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये जो है हमारे सामने है, तो ये हमारा होगा रियल, ठीक है, रियल बोलते हैं तो वास्तविक बोलते हैं, ठीक है, बात यहाँ कुछ ये है। और यहाँ से जो अगर फोटो क्लिक करेंगे, यहाँ जो इमेज बनेगा कैमरा में, ये आपका होगा वर्चुअल। वर्चुअल कहने का मतलब क्या है, वर्चुअल कहने का मतलब काल्पनिक कह सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक समझ रहे हैं ना, रियल प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ऑब्जेक्ट है, और कैमरे का द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वर्चुअल, ठीक है। यानी कि इससे तो ये बात तो साबित होता है कि हम लोग कभी रियल प्रतिबिंब देख ही नहीं सकते, कभी देखे ही नहीं है रियल प्रतिबिंब, ठीक है। अब तुम बोले यार कैसे, हम तो अपना आँख से देखते हैं, एक्चुअली हमारा आँख जो है ना वो भी कैमरा है, तुमको पता है ना, हमारा आँख है, हम तो देख रहे हैं रियल प्रतिबिंब, लेकिन हमारा आँख देख रहा है, वो आँख क्या है, आँख क्या है, एक प्रकार का कैमरा है, कैमरा के सामने जो वस्तु रखा हुआ वो रियल है, लेकिन कैमरा जो देख रहा है, कैमरा जो क्लिक कर रहा है, कैमरा जो इमेज बना रहा है, वो कैसा आपका, वो वर्चुअल है, ये हम बताना चाह रहे थे। मतलब हमेशा जो प्रतिबिंब हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। और एक बात, रियल प्रतिबिंब जो होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है। बताओ तुम क्या कभी भी कुछ उल्टा प्रतिबिंब देखे हो, कभी भी अगर तुम उल्टा प्रतिबिंब देख रहे हो समझ जाओ कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। और जो तुम्हारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो होता है सीधा, जैसे कि तुम किसी का फोटो अगर खींच रहे हो तो तुम फोन में देखना तो वो सीधा रहेगा, ना कि उल्टा रहता है, तो इससे ये बात पता चलता है कि वो जो है काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब का कैरेक्टर ही है कि वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब देता है, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब का कैरेक्टर है कि वो उल्टा देता है, ये उसका कैरेक्टर है। और इतना बात हमको पता चल गया कि इससे कि हम लोग कभी वास्तविक प्रतिबिंब देख ही नहीं सकते, हम लोग कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं देख सकते। वास्तविक प्रतिबिंब कौन देख सकता है, वो है कैमरा। और कैमरा जो हम लोग को क्लिक करके देता है वो उल्टा क्लिक करता है और हम लोग को सीधा बताता है, सोच रहे हो दिमाग, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये सिंपल सा चीज था, आपको वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का बात यहाँ पर खत्म होता है। वस्तु के बारे में जाने कैसा कैसा होता है, प्रदीप्त वस्तु होता है, अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, दो प्रकार का वस्तु है। आप यहाँ देख लेते हैं हम, देखो और एक बात, पहले हम जान लेते हैं प्रतिबिंब का परिभाषा जान लेते हैं। प्रतिबिंब कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन कौन, एक वास्तविक होता है, एक काल्पनिक होता है, एक रियल होता है और एक वर्चुअल होता है, एक रियल होता है एक वर्चुअल होता है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो प्रतिबिंब का परिभाषा हम लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलेंगे तुम लोग लिखना, क्योंकि लिखेंगे ना पूरा बोल बढ़ जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, तुमको अभी सब समझाएंगे, ठीक है, तुम लिख लो पहले। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत है ऑब्जेक्ट, किसी बिंदु स्रोत मतलब क्या, जहाँ प्रकाश आ रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये मान लीजिए कि दर्पण है, दर्पण मिरर बोलते हैं जिसको। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद
दर्पण से परावर्तन मतलब क्या, परावर्तित हुआ नहीं ना, परावर्तन का मतलब क्या, प्रकाश आ रहा है तो परावर्तित हो रहा है, ये हुआ परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जो है ना, ये हुआ परावर्तित किरण को दर्शाता है परावर्तन, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। अब तुमको हम यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर हम दो वर्ड यूज किए, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या हमें ऐसा प्रतीत होता, प्रतीत होना का, मिलती है तो ये बात तो साफ है कि मिल रहा है, दिख रहा है। प्रतीत होना मतलब कि एक्चुअली वहाँ मिल नहीं रहा है, लेकिन हम लोग को दिख रहा है। प्रतीत होना मतलब ऐसा अनुभव होना, ऐसा लगना कि वहाँ ऐसा हो रहा है, अनुमान लगाना कि हाँ ये जगह फलना जगह भी ये हो रहा होगा। हम लोग अनुमान नहीं लगा रहे। अब जैसे कि हम भी अनुमान नहीं लगा सकते, जैसे कि मान लो कि बोर्ड का एग्जाम है, तुम लोग सोच रहे हो अच्छा मेरा सेंटर कहाँ पड़ेगा, तो ये बात किसी को मतलब एक्यूरेट पता नहीं है, लेकिन सबको प्रतीत होता है, सबको अनुमान कोई लगा सकता है, ये बात हुआ यहाँ पर। तो हम क्या बोले कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, ये बिंदु जिस बिंदु पर मिलती या मिलती होती प्रतीत होती है। देखो जिस बिंदु पर मिलता है तो वो तो हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होता है वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। सही बोल रहे हैं ना रे? ठीक है, तो ये बात क्लियर है तुम लोग कि प्रतिबिंब का परिभाषा हो गया। ये वास्तविक प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है, वो अभी बता रहे हैं। ठीक है, ये अगर प्रतिबिंब का परिभाषा लिख लिया हो तो अगला हेडिंग डालना, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला कौन, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो अब यहाँ किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें, ये तो सब में आएगा, वास्तविक हो चाहे उल्टा हो चाहे काल्पनिक हो, कुछ भी हो उस सब में आएगा। लेकिन एक्चुअली में जो किसी बिंदु से आती हुई प्रकाश की किरणें जिसमें दर्पण से परावर्तन के बाद ही सब खेला होता है, जो खेला होगा वो दर्पण से परावर्तन के बाद, वास्तविक प्रतिबिंब हो चाहे काल्पनिक प्रतिबिंब हो, इतना घटना तो उसमें भी होगा। ठीक है, खेला इसके बाद होता है, काम जो होता है ना वो इसके बाद होता है, धोखा इसके बाद होता है। वो क्या होता है कि दर्पण से परावर्तन, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा बोल रहे हैं, आप हेडिंग डालना वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है, यानी कि जिस बिंदु पर एक्यूरेट अगर पता चल रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, प्रतीत होना यहाँ नहीं बोल रहे, हम दो वर्ड यूज किए थे ना, एक मिलती है एक प्रतीत होता है, तो यहाँ मिलती का बात कर रहे हैं। जिस बिंदु पर लग गया कि मिलता है, ठीक है, जिस बिंदु पर लग गया कि हाँ यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम इसको बोल देंगे ये वास्तविक प्रतिबिंब। आज जिस बिंदु पर हमको प्रतीत होगा तो वहां पर बोल देंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। बस यही बात है। प्रतिबिंब का दो प्रकार है, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या परिभाषा लिखना है, प्रकाश की ऐसी घटना जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब मानते हैं। उसी काल्पनिक प्रतिबिंब का तुम लोग बोल देना कि काल्पनिक रूप से मिलती है, जहाँ पे काल्पनिक रूप से मिलती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब करते हैं। बस ये टॉपिक खत्म होता है, वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब। ठीक है, इसके आगे भी अगर कुछ है, इसके आगे समतल दर्पण है। समतल दर्पण का क्या है, समतल दर्पण आप अगले लेक्चर में ले लेंगे, समतल दर्पण कुछ नहीं है। ठीक है, समतल दर्पण उसके अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, समतल दर्पण वही जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है, बस वही चीज़ है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग समतल दर्पण और तथा उसके बाद उसका कुछ चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है या समतल दर्पण पढ़ ले, समतल दर्पण क्या क्या देख लेते हैं। समतल दर्पण के जो है उसका जो प्रतिबिंब बनता है उसका वो कैरेक्टर ऑफ है, कैरेक्टर बताएगा क्या क्या गुण है समतल दर्पण का। उसके बाद फिर समतल दर्पण पे ही सब चीज़ चलेगा, मतलब लेक्चर लंबा होगा, लेक्चर लंबा मतलब 20 मिनट का होगा। समतल दर्पण, दर्पण आप पढ़ लेंगे। ठीक है, दर्पण मतलब मिरर, जैसा कि अभी समतल का बात की, समतल होगा तुमको, उत्तल होगा, फिर अवतल होगा। ये तीन तरह का दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। समतल के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल के बारे में पढ़ेंगे, फिर अवतल के बारे में पढ़ेंगे। जब ये सब कैसा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, क्या होता है, कैमरा में कौन सा लगा रहता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगला लेक्चर में। ठीक है, जो भी पढ़ना है वो अगला लेक्चर में पढ़ना है। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं फिलहाल के लिए।
ठीक है, अगला लेक्चर जो होने वाला वो इस सब में, ये टॉपिक में होने वाला है। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीख मिला हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।